कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अभी 1 मिलियन हुआ है, इसको 2 तो पहुंचाना ही है, 10 भी पहुंचाना है और साथ में आपको हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना है, उसका भी ध्यान रखें। पत्रम पुष्पम के साथ अनुग्रहित करते रहें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। हमारे साथ हैं पंकज सक्सेना जी और आज हम नमस्कार पंकज जी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे सुंदर और सबसे धनाढ्य माना जाता था और उसकी जो राजधानी थी उसे वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लेबनान की। और लेबनान एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी देश हुआ करता था और आज वह मुस्लिम मेजॉरिटी है। यह सब कैसे हुआ बताएंगे हमको पंकज सक्सेना जी कि किस तरह से इस्लाम जो है वो प्रजातंत्र का और लिबरल वैल्यूज का फायदा उठाता है। जी पंकज जी। जी, तो जैसा आपने कहा संजय जी, लेबनान उस क्षेत्र के सबसे सुंदर और प्राचीन देशों में से एक है। तो कुछ तथ्य उसके बारे में हम जान लें तो बड़ा सही होगा। बहुत छोटा देश है। आज अगर आप उसकी जो भूगोल देखें तो वो लंबाई में है और कुछ स्थान पर तो एक छोर से लेकर समुद्री छोर से लेकर दूसरे जो उसका जो सीमा है सीरिया से जब लगती है वहां तो कुछ 100 किलोमीटर का ही 80-90 किलोमीटर तक की ही दूरी रह जाती है। तो छोटा सा पतला सा देश है। तो और भी कह सकते हैं फ्रेजिल है। उसका जो डेमोग्राफी है उसके बारे में हमें और भी अधिक ध्यान देना होगा उसके इतिहास में। तो इस देश की इस क्षेत्र का उल्लेख बाइबल में भी लेबनान का उल्लेख है। तो यह इतने प्राचीन समय से लगभग 2000 वर्षों और उससे थोड़ा सा अधिक हम कह सकते हैं 2500 वर्षों के लगभग से यह देश है और हमारी चेतना में बसा हुआ है। ये अगर आप इसका भूगोल देखें तो इसके ऊपर सीरिया का कुछ भाग, फिर तुर्की, नीचे इजराइल और इजिप्ट, और अगर पूर्व में देखें तो सीरिया के बाद सीरिया के नीचे जॉर्डन और उसके बाद इराक और पूरा जो एशिया आ जाता है। तो एक प्रकार से देखें तो नीचे अफ्रीका, ऊपर यूरोप और पूर्व में अगर आप देखें तो एशिया, और एशिया में भारत और चीन के जितने भी कई सारे जो रूट थे, जो व्यापारिक जो पथ थे, वह लेबनान से होकर जाते थे। तो बहुत खेती में तो बहुत धनी नहीं था और बहुत बड़ी खेती नहीं होती थी, बहुत गहरी खेती तो नहीं होती थी, परंतु व्यापार का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था। यह इस कारण से क्योंकि यह एक तरह से ट्राइंगल पे बसा हुआ था, 3 महाद्वीपों के, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो उससे उसका बड़ा लाभ हुआ था। ट्रेड रूट बहुत सारे निकलते थे, व्यापारिक पथ बहुत सारे यहाँ से होकर निकलते थे। तो लेबनान इस प्रकार से बड़ा प्राचीन और बहुत कह सकते हैं ट्रेड के कारण, व्यापार के कारण बहुत ही धन के दृष्टि से सशक्त देश हुआ करता। हम इतिहास को देखेंगे, हम पहले के भी कुछ अंकों में इस्लाम का इतिहास देख चुके हैं। जब इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ और अरब से इस्लाम निकलता है और एक तो पश्चिम में जाता है अफ्रीका के रूट, और अगर आप देखें उससे थोड़ा सा ही ऊपर इजराइल और लेबनान है। तो उस समय में भी कुछ अरबी आक्रमण भी यहाँ पर हुए, कुछ धर्मांतरण हुए, और उसके बाद अधिकतर धर्मांतरण जो हुए वो पर्शिया, उस समय जो पारस था, उसके माध्यम से हुए। बाद में कुछ तुर्क भी यहाँ आकर बस गए। तो यह तो प्राचीन इतिहास हुआ। अब अगर हम आज अभी कुछ समय पहले के इतिहास में आ जाएं तो ये देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध से और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो समय है, उस समय 2 प्रोटेक्टोरेट बनाए गए। तो अगर आप इजराइल और जॉर्डन देखें, जिस प्रकार से ये बंटवारे की कथा है, जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था, उसी प्रकार से लेबनान सीरिया का बंटवारा हुआ और इजराइल और जॉर्डन का बंटवारा।
तो अगर आप देखें, इसराइल जॉर्डन से अलग हुआ और लेबनान सीरिया से अलग हुआ। इनको कॉलोनी ना कह के वे प्रोटेक्टोरेट कहते थे, एक शब्द था, वो एक ग्लोरीफाइड शब्द है कॉलोनियलिज्म के लिए ही। परंतु पश्चिमी ब्रिटेन जो था वह इसराइल और जॉर्डन के प्रोटेक्टोरेट का रखवाला था, यानी उस पर राज कर रहा था, और फ्रांस जो था वह सीरिया और लेबनान के ऊपर राज कर रहा था। तो ये दो धड़े थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब इनको आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, और जॉर्डन और इसराइल का बंटवारा हुआ। बहुत शुद्ध रूप से इसको वामपंथी इतिहासकार नकारने का प्रयास बार बार करते रहते हैं। वह हुआ मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच में, जिस प्रकार पृथ्वी पर लगभग हर स्थान पर बंटवारे ऐसी धुरी पर होते हैं। तो जिसमें जॉर्डन को मुसलमानों का देश माना गया और इसराइल को यहूदियों का देश माना गया। तो जो यह विषय तो हमारा नहीं है, पर एक लाइन में कह दूं कि जो फिलिस्तीनी ये कहते हैं कि हमारा देश ले लिया गया, उनका देश नहीं ले लिया गया। उस देश का बंटवारा हुआ और उन्हें जॉर्डन में स्थान मिला। बेसिकली उनका अगर होमलैंड है तो वह जॉर्डन है, परंतु जॉर्डन लगभग 90% से ऊपर इस्लामी होने के बाद भी उनको रखना नहीं चाहता, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी है जो हम बाद में देखेंगे। इसी प्रकार से सीरिया और लेबनान का जो बंटवारा हुआ वह भी मुसलमान गैर मुसलमान में हुआ। सीरिया जो कि मुस्लिम बहुल देश रहा और लेबनान जो कि ईसाई बहुल देश रहा। तो यह इसमें बदलाव था। इसराइल यहूदी बहुल देश था और 48 के समय ये जब बना, और ऊपर लेबनान जो था वह ईसाई बहुल देश। तो लेकिन यह बहुलता बहुत कम थी, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। यह इसका समीकरण था। अब इसमें बहुत सारे कुछ कुछ समुदाय हैं। लेबनान बहुत ही, कहते हैं, एथनिकली डाइवर्स, बड़ी जातियां जनजातियां, इस प्रकार से बहुत सारे समुदाय वहां रहते हैं। तो उस पर हम आगे चर्चा करते हैं संजय जी। तो जिस समय विभाजन हुआ, क्योंकि ये पहले यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध से पहले एक जहाँ आपने बात किया वो मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन हुआ करती थी, और मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन में उसका फिर जॉर्डन, ट्रांस जॉर्डन और पैलेस्टाइन, और विद इन पैलेस्टाइन फिर वो पूरा इजराइल का वो अलग एक विषय है, वो भी हम कभी किसी समय चर्चा करेंगे। जी। और ये जो आपने बताया कि ये लेबनान जो था वो क्रिश्चियन बाहुल्य था, और जो आपका सीरिया था वो बाहुल्य था, जहाँ पर मुसलमानों का बाहुल्य क्या था, लगभग मुसलमान ही है वहाँ। जी। और उनमें भी अलग अलग समुदाय थे। अलावी शिया, जिसको एलावाइट्स कहते हैं, जी। उनकी बहुतायत थी। आज भी वहाँ पे अलावी शिया जो है वो सीरिया में, वो उनकी ही सरकार है, और जो बशीर अल असद है वो अलावी शिया है। अब लेबनान में किस प्रकार की संरचना थी? जी, तो बड़ी बहुत छोटा देश होने के बाद भी उसका जो डेमोग्राफी है बहुत एक बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जो इसकी राजधानी है बेरूत, वह विश्व की सबसे सुंदर राजधानियों में से एक थी। वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। जी। और एक हमारी फिल्म है, याद कराएं आपको, पुरानी, आपको याद होगी शायद, जो बनी थी जिसमें धर्मेंद्र और माला सिन्हा थी, उसकी जो शूटिंग है वो बेरूत में हुई थी। उसका क्या नाम है, नाम बोल रहा हूँ फिल्म का, अभी याद आ जाएगी तो बता दूंगा। वो पूरी शूटिंग जो है वो बेरूत की है। वही जैसा आपने कहा, बेरूत बड़ा सुंदर नगर है। इसका कारण ये है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है। जो वहाँ का मौसम है वो बड़ा सम रहता है, ना बहुत ठंड पड़ती है ना बहुत गर्मी पड़ती है। क्योंकि अगर आप देखें इसको इतिहास में, इस पूरे क्षेत्र को, जो इजराइल भी उसका भाग है और थोड़ा सा सीरिया का जो समुद्री भाग, का नाम था, उस फिल्म का नाम था आंखें। अरे जी। जी। तो यह जो भाग है, ऊपर से तुर्की का एंटियोक, जो अब अंताक्या नगर है, उसके नीचे सीरिया का जो समुद्री तट है, और फिर लेबनान और इजराइल, इसको लेवान बोला जाता था। और लेवंटाइन कल्चर, उसकी बड़ी बातें होती हैं। अगर आप वामपंथी इतिहासकारों को पढ़ें और मुसलमान इतिहासकारों को पढ़ें, तो आज भी किसी से भी कहें कि अरे आपके यहाँ तो बड़ी असहिष्णुता है, तो वे सीधे पहुंच जाते हैं दो स्थानों पर। एक तो कि जब ये इंक्विजिशन हुआ तो किस प्रकार से मोरक्को में यहूदी आए,
और दूसरा वो बताते हैं हमारा लेवेंटाइन कल्चर, देखिए लेवेंटाइन कल्चर, तो उस लेवेंटाइन कल्चर संस्कृति का किस प्रकार से उन्होंने ही सत्यानाश किया, सर्वनाश किया पिछले 40-50 साल में, इसी की यह कथा है। तो लेवान के नाम से यह क्षेत्र बड़ा प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ की संस्कृति मिली-जुली संस्कृति जिसकी बात करते, बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ आ गई थी, और ये कह सकते हैं कि सारे इस्लामी आक्रमणों के बाद भी यहाँ पर कुछ यहूदी और ईसाई समुदाय बचे थे। उनकी संरचना बड़ी रोचक है। तो मौसम की बात ही अगर कुछ आगे बढ़ाएं, बड़ा 15-16 से लेकर जो मौसम है वो 30 तक रहता है, तो बहुत सुंदर वहां का मौसम है। और जैसा संजय जी ने बताया, बड़ा सुंदर नगर है। इसको यह कला का भी बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। देखिए, किसी भी अगर आप चारों ओर देखें और इस्लामी राज्य हैं, तो वहां पर अगर मुसलमानों को भी अपनी कला प्रदर्शन करनी है तो अपने देश में ना करते हुए वे बेरूत आते थे लेबनान की राजधानी में। इस कारण से कि वहां पर जो ईसाई बहुल कल्चर था, उस समय का जो लिबरल कल्चर था, वहां पर उनको बड़ी छूट मिलती थी। तो आर्ट के लिए, कला के लिए बहुत बड़ा ये केंद्र हुआ करता था इस प्रकार से। और मौसम भी अच्छा था, भोजन अच्छा था, इस प्रकार का ये देश था। अब यहाँ के कुछ समुदायों की अगर बात करें तो ईसाई तो ये है, परंतु बड़ी रोचक इसकी संरचना। यहाँ पर एक तो ऐसे ईसाई होते हैं जो और पूरे विश्व में कहीं नहीं। अब भागकर बेचारे अमेरिका जा रहे हैं और कुछ पश्चिमी यूरोपीय देश में है, परंतु इन्हें बोलते हैं मैरोनाइट क्रिश्चियन, मैरोनाइट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। यह एक प्राचीन ऑर्थोडॉक्सी की प्राचीन ब्रांच है, जो कि जिसका केंद्र एंटियोक सिटी हुआ करता था। बड़ा प्राचीन बिब्लिकल सिटी है एंटियोक, जो कि अब तुर्की में आ चुका है। तुर्की का जो दक्षिणी पंचल्ला, जो इस कोस्ट पर, लेवेंटाइन कोस्ट पर है, उसमें ये अंताक्या के नाम से है। ये अभी आधुनिक समय में इसको अंताक्या बोलते हैं। और वहां पर इनका ओरिजिन है, इनकी उत्पत्ति उस स्थान से होती है। परंतु वहां पर तो ये एक भी नहीं बचे, क्योंकि तुर्की हमने पहले भी चर्चा की है, 100% लगभग वो इस्लामिक हो चुका है, और ये भागकर लेबनान में इन्हें शरण ली। इसके अलावा बहुत सारे अर्मीनियाई ईसाई भी, एक बड़ा समुदाय यहाँ का व्यापारी समुदाय है जो यहाँ आके बसा हुआ है, वो है। तीसरे बड़े महत्वपूर्ण, जैसे मैरोनाइट ईसाई और कहीं नहीं होते, ग्रीक कैथोलिक कम्युनिटी करके। तो आप कहेंगे ग्रीस तो है, ग्रीस तो बिल्कुल है, पर जो अब का ग्रीस है वो लगभग संपूर्णतः ऑर्थोडॉक्स है। तो ग्रीक कैथोलिक कहें जो है, तो वो बड़े पहले तुर्की में हुआ करते थे, वहां सारे मार दिए गए, थोड़े भाग गए ग्रीस में, और बाकी की अगर कोई शाखा बचती है तो वो यहाँ बचती है। तो ये इस तरह से 2-3 बड़ी प्राचीन ईसाई ऐसे समुदायों का जो और दूसरे स्थानों से समाप्त हो चुके हैं, उनका यह केंद्र हुआ करता था। अभी भी कुछ है, परंतु उनका 1971 तक की हम बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर सिविल वॉर जो है, गृह युद्ध चालू हुआ। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो यह समुदाय है ईसाई। अब मुसलमानों में भी कुछ बड़े रोचक समुदाय हैं, जैसे संजय जी ने बताया, शिया, अलावी, इस प्रकार के समुदाय, सुन्नी भी हैं। एक द्रूज करके यहाँ समुदाय है, और बड़े समय तक, अभी 10 वर्षों में पिछले थोड़ा सा ये रहस्य उद्घाटन हुआ है। इसके पहले उन्हें शिया अलावी का एक ब्रांच माना जाता था, परंतु अब एकदम से खुलासा हुआ है पिछले 5-7 वर्षों में, उन्होंने बड़ा सीक्रेसी रखी थी, वे मुसलमान है ही नहीं। और कह सकते हैं कि लेवांट के, वेस्टर्न एशिया के अंतिम पेगन्स हैं वे। उनके जो मंदिर है उसको टेम्पल ही बोलते हैं, गुरु शिष्य परंपरा होती है उनके आगे, और अगर उनके उसके अंदर जाएं तो वो कभी नहीं जाने देते, तो उसमें सीक्रेसी रखते थे, बड़ी उसको गोपनीय रखते थे। और अब पता चला है कि वह ऊपर से ड्रेस, भाषा उन्होंने बहुत इस्लामी कर ली है वहां बचने के लिए, परंतु वे इस पूरे संपूर्ण इतिहास में अपना पेगन जो पूजा है, जिसमें एक कुछ जानवरों की, पक्षियों की पूजा होती है, उनको वो देवता के स्वरूप में पूजते हैं, देवता के स्वरूप में और वाहनों के रूप में पूजते हैं, वैसे वह समुदाय है। अगर आप सबको याद हो तो आइसिस ने सिंजार पर्वत पर जिन यजदियों का नरसंहार किया था, उस प्रकार का ही कुछ समुदाय है, जिनको अभी तक लगभग पूरा विश्व मुसलमान समझता था, मैं भी समझता था, पर अभी 5-7 वर्षों में, पिछले 1 दशक में कुछ खुलासा लोग ये जानने लगे। तो इस प्रकार से आप देखें तो एथनिकली बहुत ही अलग अलग प्रकार के समुदाय यहाँ थे जो और कहीं नहीं बचे। तो इस प्रकार से एक संग्रहालय की तरह यह देश हुआ करता था। और यह बात बड़ी महत्वपूर्ण है, जो लोग ये वामपंथी पत्रकार बोलते हैं
आप कोई भी पश्चिमी ये एशिया का देश देख लें, तुर्की देख लें, सीरिया देख लें, इराक देख लें, जॉर्डन देख लें, तो वहां पर कोई डाइवर्सिटी नहीं, वहां के ऐसे कोई समुदाय नहीं बचे। ये समुदाय अगर बचे, उन्हें शरण मिली, तो एक सबसे छोटा या इस पूरे क्षेत्र का सबसे छोटा देश लेबनान ही, इसका अगर भूगोल में हम एरिया निकालें तो मुझे लगता है इजराइल से भी कम पड़ता है, बहुत छोटा देश है। तो इन सबको शरण मिली केवल सबसे छोटे देश में। उसका कारण था कि वहां पर जो बहुसंख्यक हैं वे मुसलमान हैं। तो यह इसकी संरचना है। जी हाँ, जी हाँ। यदि लेबनान के बारे में बात की जाए तो जो लेबनान के जो आंकड़े हैं वो ये हैं कि यहाँ पर जो एथनिक ग्रुप है वो 95% अरब हैं, लेकिन उसमें अलग अलग समुदाय पूजा लेकिन पद्धति पालन करने वाले क्रिश्चियनिटी जो है वो उसमें अधिक है। लगभग इसमें बता रहे हैं कि 57% तो इसमें अब मुसलमान हो गए और लगभग 42-43% जो है वो इसमें क्रिश्चियन है। दोनों ही अरब मूल के हैं और द्रूज हैं लगभग 5.2%। जी। और इसके अतिरिक्त जो है इनकी जो लैंग्वेज है वो अरबिक है और फ्रेंच है, क्योंकि ये फ्रांस की कॉलोनी हुआ करती थी, तो यहाँ पर फ्रेंच बहुत चलती है। उसके अतिरिक्त यदि और बात करें तो इसका जो एरिया है टोटल वो मात्र 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। जी हाँ, और इजराइल का लगभग 27,000 है शायद। जी। इसका केवल मात्र 10,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो इसकी जो पॉपुलेशन थी वो मात्र 53 लाख थी 2022 में। जी। लेकिन इसकी जो जीडीपी है वो $11,561 पर कैपिटा है, जो लगभग जिसको हम कह सकते हैं अपर मिडिल ग्रुप में आ जाती है। जी। तो बड़ा धनी देश हुआ करता था 1971 तक, पर अब भाई अगर थोड़ा सा आप न्यूज को अगर आप पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं पिछले 3-4 साल में, तो एक करेक्शन करूंगा, करेक्शन करूंगा। जो मैंने पर कैपिटा इनकम बताई वो पीपीपी के हिसाब से थी। जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है वो $2,785 ही है, जो पहले से बहुत कम हो गई है। जी, ये कम होती चली आ रही है पिछले 15 से 20 वर्षों में, और पिछले 5-7 वर्षों में बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है। तो ये इसका कारण सीधा है कि उन्होंने जब वहां का जो संस्कृति है, जो जहां पर कला, जहां पर व्यापार, इसको बहुत महत्व देते थे, वह संस्कृति समाप्त हो गई। और यहाँ पर हिजबुल्लाह, क्योंकि ईरान जो है, जो वहां की शिया समुदाय है, उस पर अधिकार ईरान का है। और जब ये आईसिस आया तो उसका इराक में तो शिया बहुल आ ही गए राज करने के लिए। सीरिया जो कि सुन्नी बहुल है, परंतु उसका जो राजा है, जो राजा का डिक्टेटर जो है, तानाशाह है, वह शिया है। तो उसके कारण एक शिया बेल्ट बन गया। अगर आप ईरान से देखें, तेहरान का सीधा बीच में जो भी देश थे, बीच में था इराक, सीरिया, सीरिया के बाद लेबनान, और लेबनान से सीधे सीरिया और लेबनान से सीधे जो इजराइल की सीमा लगी हुई है। तो सीधे हिजबुल्लाह का कब्जा जो है लेबनान के कई समुदायों पर हो गया, क्योंकि उन्हें अंततः इजराइल को भी इस नक्शे से हटाना है, जैसा उनका वो रहता है। तो हमास जो सुन्नियों की संस्था है, जो आतंकवादी संस्था है, जो वहां रूल कर रहे हैं फिलिस्तीन के अंदर, और हिजबुल्लाह जो है, जो शियाओं की है, वह हिजबुल्लाह का अधिकार यहाँ बहुत बढ़ गया। तो ईरान का सीधा हाथ इजराइल में, मतलब इजराइल के ऊपर वह सीधे बम गोले दाग सकते हैं। लेबनान पर कब्जा करना उनके लिए इस बहुत महत्वपूर्ण था। तो ईरान ने भी प्रयास किया, दूसरे देशों ने भी प्रयास किया इसका। और ये प्रयास करने का तरीका क्या है, देखिए, ये बड़ा सुंदर है। 1971 की बात है, तब थोड़ा तब भी जो ईसाई बहुलता है इस देश की, जब ये स्वतंत्र हुआ था, तभी इसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम जो रेफ्यूजी हैं, शरणार्थी, उनको भेजना आरंभ कर दिया गया। और जब 71 का जब गृह युद्ध हुआ, उस कंफ्यूजन में और भी एक के बाद एक यहाँ पर शरणार्थी आते गए।
यह तो हम बात कर रहे हैं 1991 तक की, क्योंकि जो 20 वर्ष चला 71 से 91 उस गृह युद्ध की बात कर रहे हैं। तो एक थोड़ी सी लघु 1-2 मिनट में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से गृह युद्ध अगर एक संपूर्णतः इस्लामिक देश में भी हो रहा है, मैं उसका लाभ भी। इसमें ये बताएं पहले कि जी 1971 से पहले यहाँ का पॉपुलेशन रेशो क्या था, जब ये जी स्वतंत्र हुआ था तब पॉपुलेशन रेशो क्या था जी और अब क्या है, तो उससे हमें जी, ये पता चलेगा ये कि कैसे किस चल तरह रहा से है। यहाँ का जो लिबरल डेमोक्रेसी थी उसका जी दुरुपयोग किया जी, कैसे हुआ। मुस्लिम जी, मुस्लिम तो वर्ग ने। 1945 के जब स्वतंत्रता इनकी हुई, इनको मिली, तब ईसाई लगभग 59 से 60% थे। तो तब भी 40%, जिसमें द्रूज भी हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं 35% मुसलमान, लगभग 5% द्रूज और लगभग 60% ईसाई। जब 1971 आता है तो ऑलरेडी उनकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, कई कारणों के कारण, क्योंकि ईसाई जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हाँ ये देश तो अभी तो सुंदर है परंतु बड़ा खतरनाक हो सकता है। मुसलमानों का जैसा है, उनका जो जनसंख्या वृद्धि का जो रेट है वो बहुत अधिक है, और आसपास के देशों से दूसरे शरणार्थी भी आ रहे हैं, ठीक भारत में जिस प्रकार से जो स्थिति अभी चल रही है। तो 1971 में ईसाई रह जाते हैं 52 से 53%, 52 to 53%। समवेयर, बहुत एकदम से सटीक आंकड़ा नहीं है, 52 to 54 बोला जाता है पुस्तकों में जो लिखते हैं, तो 2% गिव एंड टेक आप रखें तो 53 अगर आप माने, 53% वहां ईसाई है। तो 1971 में ये, इसके बाद हम जब 1991 की हम चर्चा करेंगे और 2022 की भी फिर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ईसाई बहुल थे 71 में, परंतु बहुत थोड़े ही ईसाई बहुल थे। और यही अवसर, देखिए क्या होता है, ये लेबनान का जो किस्सा है यह उस बात का है कि जब अल्पसंख्यक मुसलमान एक 35 से 40% की जब जनसंख्या पार कर लेते हैं, तब वे बहुसंख्यकों से कहीं कम नहीं होते। और किस प्रकार से वह गृह युद्ध छेड़ते हैं, उस गृह युद्ध में नरसंहार हो रहा है, बहुत बर्बरताएं हो रही हैं। अब इसको पूरा विश्व नहीं देख पा रहा है, देखना चाह नहीं रहा है, देख पा नहीं रहा है, क्योंकि गृह युद्ध हो रहा है, कोई वहां आ नहीं सकता, बहुत सारे पत्रकार भी वहां नहीं रह सकते। और इस धुएं में वह पूरी संरचना चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, और जब गृह युद्ध समाप्त होता है तो उसकी पूरी कायापलट हो जाती है, वह मुस्लिम बहुल देश हो चुका होता है। ऐसा ही लेबनान के साथ हुआ। तो आंकड़ा हम देखेंगे, उसके पहले एक जो चर्चा, ये बात हम जो कर रहे थे कि किस प्रकार से, एक देखिए पूरा इस्लामी देश है, उसमें दो गुटों के बीच में लड़ाई। अब पूरा इस्लामी देश है तो शांति है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पूरा शिया देश है ईरान, उसके अंदर भी शांति नहीं है। तो मान लीजिए कोई और एक गुट है, वहां समुदाय है जो कुछ शिया है, सुन्नी है, उनके बीच में गृह युद्ध हो गया। दो शियाओं के बीच में भी हो सकता है, दो सुन्नियों के भी बीच में। मान लीजिए एक शिया और सुन्नी गुट है, जिस प्रकार से इराक में गृह युद्ध जो चल रहा है, उनके बीच में गृह युद्ध हो। अब दोनों ही मुसलमान है, आप कहेंगे कि इसमें पूरे विश्व को क्या लेना देना, पर नहीं, लेना देना है, क्योंकि कुछ दूर जाकर गैर मुसलमान देश भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब गृह युद्ध हुआ किसी किसी देश में, और बार बार होते रहते हैं, कुछ सत्ता, कुछ तानाशाह आ गया, कुछ इकोनॉमिक तंगी आ गई, वित्तीय कुछ संकट आ गया, तो उसमें जो मुसलमान वहां से भागते हैं, जो बेचारे शरणार्थी होते हैं, वो कभी भी किसी दूसरे मुसलमान देश में जाके नहीं बसते। कुछ मजबूरी में फंसे हैं अभी तुर्की में, वो एक अलग बात। तो किसी दूसरे मुसलमान देश जाके, आज तक ये सारे देश से कोई भी सऊदी अरब में घुसा नहीं, जो कि सबसे अमीर देश है, दुनिया के सबसे अमीर देशों में एक है। उनकी जनसंख्या भी इतनी नहीं है। उनके जो हज के लिए जो एसी टेंट बनाए हैं, जो आईसिस, जो अभी ये गृह युद्ध सीरिया में हुआ, इराक और सीरिया इन सब देशों में हुआ, अगर वे टेंट ही खोल दिए होते तो इनमें से कितने सारे तो उसके अंदर रह जा सकते थे, पर किसी मुसलमान देश में जाके नहीं रुकते। वह रेफ्यूजी के शरणार्थी हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे मर सकते हैं। इस समय भी उनके मन में क्या रहता है कि किसी गैर मुसलमान देश में जाके टिकना है। बहुत सारे फायदे हैं, क्यों, लाभ कैसे कैसे हैं कि पहले तो वह गैर मुसलमान देश है, तो वहां बड़ा लिबरल कल्चर होगा, और चूंकि यूरोप के ये बिल्कुल सीमा पर है, तो और भी एक लाभ होता है कि यूरोप की सीमा पर होने के कारण कोई लिबरल देश मिलेगा। अब लिबरल देश मिलेगा तो वहां पर रेफ्यूजी, उनके जो संविधान में शरणार्थियों के लिए क्लॉज होंगे कि अगर आपके दरवाजे पर, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संजय जी बहुत सारे
क्योंकि वहां जो नरसंहार हुए, जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनके साथ जो बुरा जो व्यवहार हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने संविधानों को इतना बदल दिया कि अगर कोई शरणार्थी आपके दरवाजे पे खड़ा है और वह यह सिद्ध कर देता है कि वह शरणार्थी, उसके देश में गृह युद्ध चल रहा है, तो आपको उसे लेना ही पड़ेगा संविधान के अनुसार। तो ये सब मुसलमान देश जानते हैं कि इस प्रकार के इनके संविधान हैं, इन यूरोपीय देशों के और पश्चिमी एशिया के भी गैर मुसलमान लेबनान जैसे देशों के, तो उनके दरवाजे पर आके ये खड़े हो जाते हैं, उनको रेफ्यूजीज को लेना पड़ता है। पहली तो बात ये संविधान। दूसरा, अगर संविधान ऐसा ना भी हो तो देखिए पूरा सीमा तो बहुत ही कम देशों की वहां पर फेंस लगी होती है, और उसको फेंस अगर लगा भी दे तो देखिए उसमें पूरी आर्मी को आपको घुमाना पड़ेगा अगर आप उसको बचाना। इजराइल कर सकता है ये, फिर भी इजराइल को समस्या आती है, परंतु हर देश ये नहीं कर सकता। तो ये किसी गैर मुसलमान देश में आके ठहर जाते हैं, वहां की वित्तीय व्यवस्था का लाभ उठाते हैं, वहां के सोशल वेलफेयर स्टेट का वहां से सरकार से भत्ता लेते हैं। दूसरी बात कि वहां लिबरल कल्चर है, तो वहां जो गैर मुसलमान स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनके संग संबंध बनाते हैं, उनके संग शादियां करते हैं। तो ऐसा करके एक इस पूर्णतः इस्लामी देश में भी जो गृह युद्ध हो रहा है, उसको भी वे किसी गैर मुसलमान देश में जिहाद के रूप में अपने देश के गृह युद्ध का प्रयोग करते। इसी प्रकार से लेबनान में किया, जॉर्डन में जब समस्या आई, इराक में जब समस्या आई, सीरिया में जब समस्या आई, तब वहां से भाग भाग कर शरणार्थी लेबनान में आते रहे, लेबनान की जनसंख्या को आगे बढ़ाते रहे। और 71 में जब उनकी जनसंख्या 40 के आसपास हो गई, 40 से जैसी थोड़ी ऊपर हुई, तो उन्होंने गृह युद्ध छेड़ दी। और तब तक ईसाई ये सोचे बैठे थे, पूरे विश्व में जो ये बातें चलती थी कि देखिए लेबनान तो बड़ा कल्चर, बड़ा वहां डाइवर्स है, और वहां पर बहुत भिन्न भिन्न रूप की संस्कृतियां हैं। और वो डाइवर्सिटी किस लिए है? वो इसलिए है कि वहां पर मुसलमान रूल नहीं था। जैसे ही वहां पर मुसलमान रूल आया, बहुसंख्यक में आया, वह डाइवर्सिटी समाप्त होती चली। तो लेबनान के अंदर डेमोक्रेसी थी, इन सारे मुसलमान देशों में डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का फायदा उठा के उनके ह्यूमैनिटेरियन लॉज का, जो मानवता के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उनका लाभ उठाते हुए उन्होंने जो मुसलमान शरणार्थी हैं और जो मुसलमान देश हैं, वह उस देश पर पूरी तरह कब्जा करने का प्रयास करते हैं। और लेबनान के केस में यह प्रयास सफल भी हुआ। 20 वर्ष गृह युद्ध चला। जब गृह युद्ध समाप्त हुआ तो देखिए स्थिति उनकी उल्टी हो चुकी थी। मैंने पहले बताया 53% लगभग ईसाई थे। जब गृह युद्ध समाप्त होता है तो वे 45 से 46% बचते हैं। 7-8%, देखिए ये भले ही छोटा देश है, परंतु 7 से 8% होना, और वह दूसरा सामने वाला जो बहुसंख्यक कहा जाता था, सो कॉल्ड, वह बहुसंख्यक गेन करना, यह कोई छोटी बात नहीं है 20 वर्ष के अंदर। और इसका अर्थ यह हुआ कि यह मुस्लिम बहुल हो गया। और जो आज की स्थिति है संजय जी, ये जो आंकड़े आते हैं, अगर जो ब्रिजिट जब्रियल, जो लेबनीज शरणार्थी हैं, जो अमेरिका में रहती हैं और बहुत प्रखर रूप से इस्लाम की प्रकृति पर और लेबनान में क्या हुआ इसकी बातचीत करती हैं, वो ये कहती हैं कि अब तो ये जो आइसिस सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ है, उसके बाद जो शरणार्थी और आए हैं लेबनान में, तो स्थिति इस प्रकार की हो सकी है, 62 से 63% वह मुसलमान, और अगर 5% और द्रूज को ले लें तो 32 से 33% ही ईसाई वहां बचे हैं। क्योंकि सिविल वॉर के बाद उनको ये समझ में आ गया, बहुत हत्याएं हुई, नरसंहार हुए, उनके समुदायों पर बहुत अटैक हुए, और इसके कारण उन्हें समझ में आ गया कि हमारे बच्चों का जीवन तो यहाँ नहीं। तो धीरे धीरे वो करके अमेरिका, पश्चिमी यूरोप अपने बच्चों को भेजने लगे, और बहुत कम जनसंख्या बची है। पुराने लोग बचे हैं। बेक्का वैली, जो बड़ी सुंदर, जहाँ के ऑलिव्स कहते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं, जो यहाँ के पहाड़ हैं, वहां पर कुछ मेरोनाइट क्रिश्चियन अभी भी उनकी मेजोरिटी बनी हुई है, परंतु इस 33-34% के अंदर ही वहां पर वो रहते हैं। वे आर्म्ड हैं, अभी भी उनके पास हथियार हैं। और जब ये गृह युद्ध आरंभ हुआ तो उन्होंने अपना बचाव करना प्रारंभ कर दिया, जब उन्हें लगा कि अब तो संकट हमारे पूरे अस्तित्व पर ही है, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी। क्योंकि इस देर का भी अगर हम थोड़ा सा शोध करें तो आप कह सकते हैं कि एक मेजोरिटी को इतनी चिंता करने की क्या बात है। भारत में भी बोला जाता है, बहुसंख्यकों को आपको क्या चिंता करना, परंतु केवल आपको अपने देश की भौगोलिक और डेमोग्राफिक संरचना की ओर नहीं देखना है। आप आसपास देखिए,
लेबनान के ऊपर देखिए सीरिया, बहुत शुद्ध रूप से मुस्लिम बहुल देश, उसके ऊपर तुर्की, शुद्ध रूप से मुस्लिम बहुल देश, नीचे पूर्व में जॉर्डन, ये जो पूर्व दक्षिण में जॉर्डन जो कि मुस्लिम बहुल देश, नीचे सऊदी अरेबिया और फिर इजिप्ट जो पूर्णतः मुस्लिम, लगभग बहुत ही कम माइनॉरिटीज है, मुस्लिम बहुल देश। और अगर आप देखें तो लेबनान और इजराइल दो द्वीप हैं गैर मुसलमान देशों। अब तो लेबनान नहीं बचा, अब तो अंत में केवल इजराइल बचा है, जो उस समय 1971 में थे। दो द्वीप थे गैर मुसलमान बहुल देशों के, लगभग 1.5 अरब उस समय की आबादी जो है, 1.5 अरब मुसलमानों की जनसंख्या के बीच में। तो कौन से बहुसंख्यक? वो कुछ लाख ईसाई बहुसंख्यक, जिसमें अगर आप मेजॉरिटी का मार्जिन देखेंगे तो हो सकता है 2 लाख के आसपास, 2-3 लाख के आसपास निकले। उस 2-3 लाख की बहुसंख्या, कौन सी बहुसंख्या? जो कि पूरे 1.5 अरब मुसलमान देशों से घिरे हैं। तो यहाँ पर हमें बात ये सोचनी है, इस्लाम सदैव ग्लोबल सोचता है। मुसलमान भले ही वो पढ़े लिखे हों या ना, वे ग्लोबल सोचते हैं, क्योंकि उनको जो आदेश आते हैं उनकी स्ट्रेटेजी, रणनीति ग्लोबल होती है। उनको अपने देश से ही नहीं लेना देना, उनको पूरे विश्व से लेना देना है। क्योंकि जब पूरा विश्व जो है धर्मांतरित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इस्लाम में, तब जाके कुछ कयामत होगी, और जो उनका एस्केटोलॉजी है और जो उनकी कुरान और हदीस से जो उनको बातें समझ में आती हैं, तब तक उनका उद्धार नहीं होना है, तब तक वह जन्नत नहीं मिलनी है लगभग जो साधारण मुसलमान है। तो इस प्रकार से उनको पूरे विश्व को धर्मांतरित भी करना है। तो उनके घर में भी गृह युद्ध हो, आपके घर को वो टारगेट बनाएंगे, अपने शरणार्थियों को वेपन्स की भांति प्रयोग करके। तो आपको तो लग रहा है कि मनुष्य है, पर वो उनको मनुष्य की भांति नहीं देख रहे, आप उनको व्यक्ति की भांति देख रहे हैं, वो उनको व्यक्ति की भांति नहीं देख रहे। हर मुसलमान देश मुसलमानों को व्यक्ति की भांति नहीं देखता, उनको इस्लाम मजहब की एक इकाई के रूप में देखता है। और जब आपके पास 2 अरब इकाइयां हों, मनुष्य नहीं, ध्यान दीजिए, व्यक्ति नहीं, 2 अरब इकाइयां हों, तो थोड़ी बहुत खो भी जाए जीतने के प्रयास में, तो उन्हें कोई चिंता नहीं। यह जो दर्द है, यह जो दया है, यह वे विक्टिम प्ले करके, पीड़ित अपने आप को घोषित करके गैर मुसलमानों के मन में दया पैदा करते हैं और उसका लाभ सोचते हैं कि हम उठाएं। तो बात यह है। ये बताएं कि ये जो गृह युद्ध चला लगभग 20 वर्ष, जी, तो इसमें जो क्रिश्चियन वेस्ट था जी, उसकी क्या, उसने उसकी क्या भूमिका रही? क्यों नहीं उसने जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। क्यों नहीं उसने लेबनान को, जैसे वो इजराइल को सपोर्ट करता है, जी, जी, पश्चिम का एक बहुत बड़ा जी, भाग बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। पूरा कंजर्वेटिव जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है। उसने जो लेबनान के जो क्रिश्चियंस हैं उनको सपोर्ट क्या भूमिका निभाई? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा संजय जी इसमें, क्योंकि वे ईसाई तो हैं, पूरा पश्चिम ईसाई है, और कह सकते हैं कि लगभग नाम से तो ईसाई हैं, और यूएस के अंदर भी बड़ी बहुत गहरी ईसाई कोर है। तो उन्होंने समर्थन कभी भी लेबनान के ईसाइयों का बहुत कम किया। समर्थन ऐसे किया कि अगर कुछ, जब युद्ध समाप्त हो गया, गृह युद्ध चल रहा था, तो ईसाई शरणार्थियों को लिया, पर इसके अलावा उन्होंने कोई और समर्थन नहीं किया। उसका कारण यह है कि बर्नार्ड लुईस इस बात पर बड़े सुंदर लिखते हैं। देखिए, मध्य पूर्व और ये पश्चिम एशिया के इतिहास को देखें, इस्लाम के इतिहास को देखें, तो कुछ सबसे गहरे इतिहासकारों में से एक बर्नार्ड लुईस होते हैं। इस्लाम की प्रकृति पर तो बहुत गहरी चर्चा में नहीं जाते, परंतु उनके एक एक राज्य, उनके उद्गम और उनकी मानसिकता पर, उनके जो साइकोलॉजी पर है, बहुत सुंदर लेखन है और बड़ा साहित्यिक लेखन। इतिहास की पुस्तकें पर पढ़ें तो ऐसा लगता है साहित्य को पढ़ रहे हैं। तो वे ये ऐसा कहते हैं कि किस प्रकार से जो वामपंथी हैं, उन्होंने मुसलमान देशों के साथ संगठन बना के, उनके संग साठगांठ बना के, मुसलमानों को तो बोला हम वामपंथी हैं, क्योंकि वो बहुसंख्यक थे, ये अल्पसंख्यक थे 71 तक, भले नॉमिनल माइनॉरिटी थी, क्रिश्चियंस की नॉमिनल मेजॉरिटी थी, परंतु फिर भी उन्होंने मुसलमानों को घोषित कर दिया वामपंथी। और जब मुसलमान वामपंथी, तो निश्चित रूप से जो ईसाई हैं वे दक्षिणपंथी हो गए, राइटिस्ट हो गए। तो राइटिस्ट लेबल चिपका दिया लेबनान के ईसाइयों पर, क्रिश्चियंस पर, और लेफ्टिस्ट लेबल चिपका दिया मुस्लिम्स पर। तो इस प्रकार से, और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, हम जानते हैं कि
जो नाजीज और फाजीज ने क्या किया था अपने शत्रुओं के साथ में, तो उस समय अगर कोई आपको फांसीवादी कह दे तो इससे बड़ी तो कोई गाली नहीं होती थी। अब थोड़ा कम हुआ है, परंतु उस समय तो बहुत ही बड़ी गाली होती थी। तो एक बार ये लेबल चिपका दिया गया क्रिश्चियंस जो लेबनान के ईसाई हैं उनके ऊपर, उनको फांसीवादी कह के, उनको राइटिस्ट कह के, उसके बाद पूरे विश्व ने कहा ये तो आक्रमणकारी है, ये तो दलित दलन करने वाला समुदाय है। जो दलित हैं वो तो बेचारे यहाँ के पीड़ित मुसलमान हैं इस देश के, तो हमें तो दलित लोगों की शायद, मतलब यहाँ पर मैं भारत के समुदाय की बात नहीं कर रहा, वहां के जो दलित लोग हैं उनकी हमें बात करनी चाहिए। विक्टिम जो अल्पसंख्यक है उनकी ये थ्योरी है कि अल्पसंख्यक सदैव जो है वो बेचारे पीड़ित रहते हैं, और जो बहुसंख्यक हैं अगर देश को बस बांट लें तो बहुसंख्यक सदैव उनको पीड़ित करते हैं। और जहां इस्लाम बहुसंख्या में है वहां वे अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और जहां पर इस्लाम अल्पसंख्या में है वहां पर यह कहानी चलाते रहेंगे। तो ये लेबल चिपका दिए। अब इस लेबल को चिपकाने के बाद, उन्हें राइटिस्ट ईसाइयों क्रिश्चियंस को बोलने के बाद, कोई भी पश्चिमी देश उनके समर्थन में नहीं आया, क्योंकि इससे उनको लगता है कि वे किसी नाजी फांसीवादी विचारधारा का जो है समर्थन करते हैं। और क्योंकि क्रिश्चियन से बात करते थे कि हमारी भूमि है, हमें डिफेंड करना है, तो वो इससे कहते थे देखिए ये तो कितने संकीर्ण विचारों के। अब वे बेचारे अपनी भूमि की बचाव कर रहे हैं, अपने पत्नी बच्चों का बचाव करने की बात कर रहे हैं, जिसमें उनको नाजियों से तुलना की जाए। और जो देश ग्रहित करके मुसलमानों को अपने देश में नहीं रख रहे, किसी दूसरे मुसलमान देश में नहीं भेज रहे, छोटे से बेचारे, वहां उस समय तो 50 लाख से भी कम जनसंख्या थी, वहां पर वो भेज रहे हैं और उनको पीड़ित अल्पसंख्यक बोला जा रहा है। तो ऐसा ये जो लेबल चिपका दिए गए, वेस्टर्न मीडिया ने इसमें, पश्चिमी मीडिया ने बहुत बुरा रोल प्ले किया, जो भारत में भी, भारत से कई सामने होंगे जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे इस स्थिति के साथ। तो पश्चिमी मीडिया ने इसलिए समर्थन नहीं किया क्योंकि वो क्रिश्चियंस को राइटिस्ट समझते थे और जो मुस्लिम्स को लेफ्टिस्ट समझते थे। इस कारण से उन्होंने उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। जी, तो इसमें वही जो अगर आप कह रहे हैं भारत से जो साम्य है, मुझे लगता है ये तो पूरा एक टूल किट है जिसको ये सभी जगह जी बड़ी जी सफलतापूर्वक एम्प्लॉय कर लेते हैं। और उस टूल किट में जी एक तो विक्टिम प्ले करना वो बहुत अच्छा हाँ आता है इनको, और विक्टिम प्ले करने की आड़ में जी नृशंसता करना, और जो पूरा जी जो इस्लाम का जो एक फलसफा है उसके जी अनुसार जो नॉन बिलीवर्स हैं, जो इन्फिडल्स हैं, जो काफिर्स हैं, उनकी ज़मीन, उनकी ज़मीन ज़ोरू उसके ऊपर कब्ज़ा करना, जी ये तो एक सदियों से चला आया है कि पता नहीं पश्चिम आज तक इसको न समझने का नाटक क्यों करता है। ऐसी बात नहीं कि समझते नहीं है, क्योंकि पश्चिम में हाँ बहुत धुर विद्वान हैं जी जिन्होंने जी इस पूरी इसके ऊपर पूरा शोध कर रखा है। जी लेकिन उसके बाद भी ये जो कवर फायर देते हैं हमारे लेफ्टिस्ट, अब भारत में लेफ्टिस्ट की सिचुएशन बहुत कमज़ोर हो गई है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि मीडिया इत्यादि में उनका काफ़ी वर्चस्व अभी भी है। जी जी जी। तो इस साम्य की बात करें संजय जी, तो अगर हम देखें लेबनान की स्थिति, लेबनान एक गैर मुस्लिम बहुल देश, जो कि पूरे मुस्लिम जो विश्व है, चारों ओर 57 मुस्लिम देश, अब आज की स्थिति में 2 अरब मुसलमान से घिरे हुए कुछ 25 कुछ लाख ईसाई, 25 से 30 लाख ईसाई, तो कौन सी वो बहुसंख्या है। भारत की स्थिति केवल संख्या हमारी अधिक है, परंतु भारत की स्थिति भूगोल अगर आप देखें तो ठीक यही है। चारों ओर से हम शत्रुओं से घिरे हैं। पश्चिम में पूरे जाएं तो इस पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान को आसान इसलिए क्योंकि उसके बाद एक के बाद इस्लामी देश। अगर हम पूर्व में देखें तो बांग्लादेश, और फिर पहाड़ आ जाते हैं, और पहाड़ के पार भी अब जो सीमा है वो चीन की है। तो वो चीन नहीं, लेकिन चीन ने वो स्थान को घेर लिया, उन देशों को घेर लिया, तिब्बत जिस प्रकार से, और अब तो वो चीन की सीमा है, तो वहां पर भी शत्रु हैं। तो भारत भी इस पूरे इस्लामिक कॉन्टिन्यूस, बांग्लादेश से अगर हम इंडोनेशिया से अगर हम चालू करें, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और ले जाएं मोरक्को तक, तो ये कॉन्टिन्यूटी है, इसमें केवल इंडिया एक ब्रेक है। तो चारों ओर से यह इस्लाम से घिरा हुआ है। भले ही भारत एक हिंदू बहुल देश है, और इसका हम देखते भी हैं। इस लेबनान में भी शरणार्थी आते थे, नाम से कि वे बेचारे हैं, गरीब हैं, अपने बच्चों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जीविका लेने का प्रयास कर रहे हैं, अपने परिवार का पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं, बेचारे पीड़ित मुसलमान शरणार्थी।
इस प्रकार से आज जो बांग्लादेश में है वहां से भी जो शरणार्थी 4 करोड़ लगभग बांग्लादेशी मुसलमान हमारे यहाँ 3 से 4 करोड़ के बीच में हमारे यहाँ घुसा दिए हैं शरणार्थी के नाम पर। आप उनको निकाल के बता दीजिए। एक के बाद एक सरकार यह हमसे यह वादा तो करती है पर उसके बाद वह पूरा नहीं होता। तो आज भी वह शरणार्थी हमारे यहाँ है। और ये देखिए कि रोहिंग्या जो बर्मा में आतंकवादी हैं, उन्होंने हिंदुओं को 800 हिंदुओं के गले रेतकर एक गांव में 800 हिंदुओं की कब्र बनाई। वो की जो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उसके ऊपर लिखा भी है कि वहां जब उनके हाथ हिंदू पड़े तो उनका केवल हिंदू होने के कारण उन्होंने भयंकर नरसंहार किया। अगर आप सोचिए 800 हिंदुओं का 800 किसी एक समुदाय के लोगों का नरसंहार हो जाए आज, तो वो कैसी विश्व में वह चर्चा बनेगी। परंतु रोहिंग्याओं ने ये किया हिंदुओं के साथ में और उसको किसी ने नहीं देखा। वह बर्मा से भागे क्योंकि उनकी जो सरकार है वह सख्त हो गई। बर्मा से भाग के बांग्लादेश में नहीं रुकना उन्हें, जो कि अब लगभग 90% से ऊपर जो इस्लामिक देश है वहां नहीं रुकना, उन्हें भारत में आना है। पूरे भारत को पार करके जम्मू में बस जाना है, जम्मू कश्मीर में बस जाना है, दिल्ली में रोहिंग्या। तो यहाँ पर भी शरणार्थी को वो हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। इस्लामिक देश बांग्लादेश जैसा प्रयोग कर रहा है और किसी भी इस्लामिक देश में वो नहीं रुकेंगे, मुसलमान देश में नहीं रुकेंगे। हमारे यहाँ भी हिंदुओं को राइटिस्ट बोला जाता है, मुसलमानों को लेफ्टिस्ट बोला जाता है। और वो मतलब लेफ्ट के साथ, वामपंथ के साथ वो अलाइन करते हैं क्योंकि वो अल्पसंख्यक इस देश की सीमाओं के अंदर है, तो उनको बेचारा माना जाता है। और चूंकि हम बहुसंख्यक हैं तो हमको आतताई, पीड़क माना जाता है। यह सारी अगर स्थिति देख लें और जिस प्रकार से हम जो स्वतंत्र हुए थे, जेके बजाज जी का एटलस ऑफ डेमोग्राफी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर की, उन्होंने कम से कम इसका शोध किया और सब आंकड़े हमारे सामने रखे। किस प्रकार से 5 से 6% तो हम स्वतंत्रता के बाद इस भारत देश के अंदर ही मेजोरिटी खो चुके हैं। 80% से बहुत कम है। और अगर इसमें क्रिप्टो क्रिश्चियन संजय जी गिन लिए जाएं आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के, तो यह संख्या ऑलरेडी हमारी 75% से कम हिंदू बचे हैं। मुझे लगता है 72, 73, 74% हिंदू हैं। जो ऑफिशियल आंकड़ा है वो 78, 79%, 80% से हम कम हो चुके हैं। पाकिस्तान में देखें तो जब स्वतंत्रता, जब ये विभाजन की बात चल रही थी, 9 से 10% थे, अब तो 1% से थोड़ा ऊपर है। बांग्लादेश में तो अगर पिछले सबसे बड़ा नरसंहार अगर कहीं हुआ है कोई, तो 1901 में 33% थे और 100 वर्षों के अंदर 2001 में उनकी जनसंख्या 8% तक आ गई। 25%, 1/4 आपके देश की जनसंख्या को आपने साफ कर दिया पीसफुली, जो बांग्लादेश को बड़ा अच्छा देश माना जाता है। और कहाँ गए पता नहीं चला। तो यह 25% पॉपुलेशन वहां कम हो गई और जिसको हिंदू बहुल देश बोला जाता है उसके अंदर भी जनसंख्या कम हो रही है। और यह आंकड़े अगले 30 सालों में बहुत तेजी से हमारे विरुद्ध जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि जो हिंदू, क्योंकि वह वित्तीय रूप से अधिक सफल हुए, तो आप देखिए कि हिंदू जो परिवार है, जनसंख्या का जो नियंत्रण है वो हिंदुओं ने ही माना। और अब तो लगभग अधिक से अधिक हिंदू परिवार में एक बच्चे के बाद कोई बालक है ही नहीं, तो बालक बालिका है ही नहीं। तो इसका असर हमें 30 वर्षों में और भी आगे दिखने वाला है। तो हम अपनी इस बड़ी संख्या को लेकर बड़े हम बहुत स्मग ना बैठे रहे, हम बड़े घमंड में ना बैठे रहे। जो लेबनान के साथ हुआ है वही भारत के साथ हो सकता है, क्योंकि हमारी स्थिति बिल्कुल एक है, बस केवल हम थोड़े अधिक हैं। इस कारण से यह प्रक्रिया को थोड़ा देर लग रहा है, परंतु प्रक्रिया अपने गति में चली जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। जी, तो इसके लिए काउंटर मेजर्स क्या होने चाहिए आपके विचार से? जी, सबसे पहले तो कई बार हमारे कुछ नेताओं ने ऐसी बात भी की है, हमारे कुछ गुरुओं ने भी बात की है। जिस प्रकार से एक प्रकार जग्गी वासुदेव ने, जो सदगुरु जी हैं, उन्होंने भी इस बात पर इस चर्चा को छेड़ा था कि पहले तो ये जो उन्होंने कहा था और बड़ी सेंसिबल बात कही थी कि यह जो इतना संघर्ष होता है उसका कारण यह है कि हिंदुओं को लगता है कि उनकी जनसंख्या कम हो जाएगी धीरे धीरे, तो पहले तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, तो उसको नियंत्रित करें, तो हमारी जनसंख्या बराबर बनी रहे, लगभग जो प्रतिशत है अब बने रहे।
तो इसका कैसे कर सकते हैं? कहते हैं क्या जबरदस्ती करेंगे? देखिए, अपने देश को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वह तो अनिवार्य है, परंतु बहुत सारे ढंग हैं। हम जो सरकारी जो हम लाभ देते हैं, जो सरकार जो पॉलिसीज होती है, उस पॉलिसी में बहुत आसानी से कहा जा सकता है कि 2 बच्चों के बाद यह पॉलिसी किसी भी बच्चे के लिए लागू नहीं होती, इस परिवार पर ही लागू नहीं। आप जो फ्री जो भी लाडली जो लक्ष्मी योजना है, जो आप ट्रेन का मुफ्त टिकट लेते हैं, जो आप मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, जो आपको बाकी सारे बैंक में जो लोन मिलते हैं, ये जो भत्ते मिलते हैं, जो गरीबी भत्ते मिलते हैं, ये सब 2 बच्चों के बाद नहीं मिलेंगे। तो इससे जनसंख्या का कंट्रोल होगा, सभी समुदायों में होगा। और पहला तो ध्यान हमें यह रखना पड़ेगा कि जनसंख्या को कंट्रोल दोनों समुदाय की, केवल हम जनसंख्या कंट्रोल कहते हैं तो वह तो हिंदुओं के विरोध में जाए। दूसरा है हिंदुओं को इंडिविजुअल वैयक्तिक रूप से यह समझना पड़ेगा कि जो हिंदू है उन्हें कम से कम 2 जो संतानें हैं, संतति वह तो होनी चाहिए, जिससे कि यह रेशो तो मेंटेन रहे। 2 से अधिक, वैसे 2.1 इज अ हेल्दी रेशियो बिकॉज देयर आर एक्सीडेंट्स, परंतु 2 तो होना ही चाहिए। तीसरा, जो सीए एनआरसी है उसको कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। जो 3.5 करोड़ 3 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी मुसलमान, अब देखिए हम तो यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, जब आप असम जाइए, पूरा का पूरा लोअर असम समाप्त कर दिया, वहां असमिया ही नहीं बचे। 9 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं और इसमें माणिक सनकचार जो एक धुबरी से जो जिला निकला है, जो सबसे दक्षिणी जो असम का जो जिला है, 96% मुस्लिम बहुल है। 96% आपको हिंदू बहुल जिले भारत के अंदर ढूंढने जाएंगे तो इक्का दुक्का ही मिलेगा। मध्य प्रदेश में कुछ आपको मिल सकते हैं, छत्तीसगढ़ में मिल सकते हैं, हिमाचल में मिल सकते हैं। इसके बाहर आपको 96% हिंदू बहुल जिले नहीं मिलेंगे, 96% मुस्लिम बहुल जिला है। इसका अर्थ है कि वहां हिंदू लगभग बचे नहीं है। आर्मी और पुलिस होगी कुछ, उसके बाद में हिंदू बचे ही नहीं। धुबरी, बारपेटा, बोंगाईगांव, गोलपाड़ा, इस प्रकार के पूरे बांग्लादेशी वहां है। तो ये पहले तो सीए एनआरसी कंप्लीट करना पड़ेगा। आप कितना भी कठिन हो, इन सब बातों का हमें यह ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो पहले तो इसका संतुलन किया जाए, उसके कारण हमें ये सारे मेजर्स तो लेने। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इस लेबनान के उदाहरण के साथ सभी जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको मैं निवेदन करूंगा कि ये जो लेबनान का उदाहरण है, इसके पहले पंकज सक्सेना जी ने एनाटोलिया का यानी तुर्की का उदाहरण दिया था। इस सबको हम ध्यान में रखें और जो भी इसके लिए जो अधिक आवश्यक चीज़ें हैं वो सब करें, तभी ये हमारे लिए संभव है कि हम भारत को भारत के रूप में कायम रख सकेंगे। और इसके अतिरिक्त मुझे लगता है जो हमारे धर्म गुरु कुछ जो है बात करने लगे हैं घर वापसी की, वो एक बहुत ही वायबल प्रोपोजिशन मुझे तो लगता है ऐसा। जी, जी। और केवल इसलिए संभव नहीं हो पाया क्योंकि हमारी सरकारें और हमारे धर्मगुरु दोनों इसकी ओर से उदासीन रहे हैं। इसके पर ऊपर बड़ा ये सुंदर ट्रेंड है, अब कुछ धर्मगुरु ये कहने लगे। जी हाँ, तो ये तो करना पड़ेगा क्योंकि बाकी तो एथनिकली तो सब हमारे में से ही है, लेकिन ये समस्या यही है कि ये जो इस्लाम है वो माइंड को कैप्चर कर लेता है और फिर आपको एक प्रकार से मेंटल इंपीरियलिज्म का एक तरीका है इस्लाम। इसीलिए जो पाकिस्तानी है वो अपनी जड़ों को नकारते हैं और अपने आप को अरबों से जोड़ते हैं। वो अपने आप को अरब समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो अरब उनको नहीं समझते, अरब नहीं समझते, अरब तो उनको दुत्कारते हैं। तो इससे उनको बचाने का एक बहुत आसान तरीका मुझे लगता है कि उनकी घर वापसी कराई जाए। ये पहले स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि ने बहुत अच्छी तरह से किया भी था। वो तो गांधी जी ने उस पे पलीता लगा दिया था, वरना तो ये बहुत आसानी से और भी संभव हो जाता। फिर उसके बाद फिर हमारे खैर नेहरू जी आ गए। वो तो अब गांधी जी की पूरी जो पॉलिटिक्स थी वो मुसलमानों पर आधारित थी। उन्होंने कांग्रेस को कैप्चर मुसलमानों के आधार से किया था और बाद में भी जब भी उनकी समस्या आती थी तो वो मुसलमानों की तरफ भागते थे। तो उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को रोका।
फिर बाद में नेहरू जी को उन्होंने बनवा दिया, तो फिर एक और वो उनका गांधीवाद चलता रहा। जी, और जी। अभी भी जो है वो मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसमें कुछ इस प्रकार की हीन भावना है जिससे वो खुले में आने से बचती है। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है इंटरनेट के आने के बाद में कुछ जी। चीजें परिवर्तित हुई हैं। जी, बदलाव होगा। और देखिए राजनीति तो बाद में आती है, समाज पहले। समाज में अगर पर्याप्त हिंदू यह मांग करने लगेंगे कि हमें ये चाहिए, तो सरकारों को तो करना होगा। वो आज वो मुसलमानों की बातें सरकारें इसलिए मानती है क्योंकि वो असहिष्णु होकर अपनी मांग रखते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। जब एक तबका हिंदुओं को ऐसा करने लगेगा, बहुत नहीं चाहिए, सारे हिंदुओं को करने की आवश्यकता भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ 8 से 10% हिंदू अगर अपनी ऐसी मांगे रखें, इंट्रांसिजेंट, जो बिल्कुल माने ही ना कि ये तो नॉन नेगोशिएबल है, और उसको पुश करते रहें, तो उनके जो मांगे हैं वो सरकारें उनकी बातों को भी मानने लगे। तो हमको समाज में इतनी चेतना लानी है कि धीरे धीरे राजनीति उसके पीछे भागने लगे। तो यह होगा। अभी देखिए, एक के बाद एक जो आपने नेता ये धर्मगुरुओं की बात करी, बागेश्वर धाम महाराज, जो भी आप समर्थन करते हो या नहीं करते हो, बहुत सारे लोग उनके साथ में हैं, बहुत सारे विरोध में हैं, परंतु वे बड़े खुले रूप में और घर वापसी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि हो भी रहा है। और ऐसे बहुत सारे और भी अब धीरे धीरे जो कह सकते हैं कि बहुत प्रसिद्ध स्तर पर तो नहीं, मैं बहुत हर्षित हूं इस बात से, परंतु जो बहुत टीवी पर नहीं बोलते आते हैं, परंतु ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे हिंदू धर्मगुरु अब घर वापसी की बात करते हैं। और देखिए, इसी से लाभ होना, जब ईसाई जो सेक्ट हैं एक दूसरे से कम्पीट करके कन्वर्जन कराते हैं। जब आपके सेक्ट कि वैष्णव जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं, इन्हें वैष्णव हिंदू बनाना चाहिए, और शैव जाएंगे कहेंगे नहीं, इन्हें शैव हिंदू बनाना चाहिए, तब जाके जो है हमारा समुदाय बढ़ेगा और एक सेक्ट एक दूसरे से कम्पीट करेंगे। और हो भी रहा है, कई स्थानों पर हो रहा है। धीरे धीरे ये प्रयास हो चुका है। दक्षिणी कर्नाटक में बड़ा सुंदर जो संस्थान है धर्मस्थला का, मंजुनाथ संस्थान, बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। एक के बाद एक पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करके वहां पुजारियों को रख के, और इस बात पर भी ध्यान दे रहा है कि डेमोग्राफी को मेंटेन किया जाए। तो इस प्रकार से कई स्थानों पर अच्छा कार्य चालू आरंभ हो चुका। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद पंकज जी। दर्शकों का नमस्ते। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।